जीवन में मुस्कुराहट बहुत जरूरी है, लेकिन दांतों में हो रही परेशानियों के कारण उस मुस्कुराहट को छुपाना पड़ जाता है। आइए बात करते हैं उनसे जो रखते हैं हमारे दांतों का ख्याल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर संजय छतानी जी से, जो कि डेंटल सर्जन हैं। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स की खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम खास मुलाकात में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर संजय छतानी जी से, जो कि लगभग 26 सालों से अपना क्लिनिक राइट टाउन स्टेडियम के पास रन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं दांतों की समस्याओं के बारे में और उनके उपायों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले हमें आपके बारे में कुछ बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? मैं डॉक्टर संजय छत्तानी, जबलपुर से ही मैंने स्कूलिंग की है और इसके बाद वर्धा में शरद पवार डेंटल कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, जहाँ से मैंने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की। और उसके बाद 9 अगस्त 98 9 अगस्त 98 से मैं अपने एक क्लिनिक रन कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने विक्टोरिया हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं आज इस समय सिविल हॉस्पिटल रांझी में मैं एज ए इंचार्ज पोस्टेड हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है जी मैडम। इसके बारे में बाकी अब आपको मैं डिटेल में देता जाऊंगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी तो हाँ। ऑब्वियस सी बात है कि आपने बचपन से जो देखा है, तो आप भी डॉक्टर ही बनना चाहते होंगे या फिर कुछ और सपना रहा? नहीं नहीं, शुरू से ही मैंने अपने पिताजी डॉक्टर टी एन छत्तानी, जो एक रिनाउंड आई स्पेशलिस्ट थे, उनके काम को मैंने देखा। आज समाज में उनका नाम देखा है मैंने। तो एक इच्छा होती है कि मैं अपने पापा जैसा बन के दिखाऊं। बिल्कुल। हालांकि उसमें भी एक जज्बा था कि मैं फादर के साथ खड़े होकर दिखाऊं, ताकि उससे अलग कुछ करना चाहूँगा। जी। तो मैंने डेंटिस्ट्री चुना। आज मेरे छोटे भाई मेरे पिताजी के साथ वर्क करते हुए आज मेरे फादर की जगह पे बैठे हैं। वो आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर विनय छत्तानी। जी हम लोग पूरी फैमिली एक डेंटिस्ट डॉक्टर्स की फैमिली हैं, जी। शुरू से सेवा करते आ रहे हैं। बिल्कुल। दांतों की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, सभी को होती है दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ज़्यादातर किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं आपके पास पेशेंट? देखिए, पेशेंट को जब दर्द होता है तभी डॉक्टर याद आता है। बिल्कुल। ऐसा मेरी सोच है और मैंने देखते भी आया हूँ। जी जब पेशेंट की कैविटीज़ या दांतों में सड़न होती है और उसके बाद उसको तेज दर्द होता है, तब वो एक डॉक्टर को याद करता है। जी नहीं तो कुछ घरेलू उपायों में ही सीमित रह जाता है। जी, जब तक अति ना हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाते। डेंटिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, दांतों में 3 मेन समस्याएं रहती हैं। पहला है दांतों की सड़न या कैविटी हो जाना। जी दूसरा, दांतों में पायरिया की शिकायत आना। जी तीसरा होता है टेढ़े मेढ़े दांत का होना। जी। मैं इन्हीं विषयों पे मेन डिस्कस करूंगा आपसे। बिल्कुल आपके जो भी सवाल होंगे उसके आसान शब्दों में मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता बिल्कुल, जाऊंगा। ताकि लोग समझ सकें। जी। जी। तो सबसे पहले हम आते हैं मसूड़ों से खून आना यानी पायरिया के ऊपर। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, पायरिया, जैसा कि नाम इसमें दिखा रहा है कि पायरिया मतलब पस से रिलेटेड। जी दांतों के चारों तरफ मसूड़े होते हैं और ये एक बहुत ही सॉफ्ट लचीली चीज़ें हैं, जिसमें हल्का सा भी ठोकर लग जाए तो ब्लड आने लगता है। जी धीरे धीरे इन्फेक्शन, सफाई की कमी के कारण वहाँ पर मैल का जमावट होती है और मसूड़ों में इन्फेक्शन चालू होता है। मसूड़ों में सूजन आने के बाद उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती जी है और यही ब्लीडिंग आगे चल के पस का रूप लेती है, जी। जिसको साधारण भाषा में पायरिया कहा जाता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहला, मसूड़ों और दांत के बीच में मैल का जमावट होना, तो हल्की सी स्मेल आना शुरू होती है। सेकंड स्टेज होती है जिसमें ब्लीडिंग आने लगती है मसूड़ों से, और थर्ड स्टेज होती है जिसमें पस आने लगता है। ओके। तो पायरिया की 3 स्टेजेस हैं। इसका मेन सॉल्यूशन ये है कि दांतों की सफाई अगर दिन में 2 बार ब्रश किया जाए तो पायरिया जैसी खतरनाक बीमारी से हम बच सकते हैं। अगर किसी कारण से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए या आगे बढ़ जाए ये बीमारी, तो ब्लीडिंग आती है, ब्लीडिंग के बाद पस आती है। इस समय दांत के डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए ताकि वो दांतों की सफाई करे।
दांत और मसूड़ों के बीच में बचा हुआ जो मैल है उसको लेयर को अलग कर दिया जाता है। साथ में कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं जैसे मसाज करने के लिए, और साथ में माउथ वॉशेस का यूज़ कराया जाता है। और इस तरह से उस पायरिया की बीमारी को ख़त्म तो नहीं पर कम किया जाता है। धीरे धीरे ये, जिस तरीके से धीरे धीरे ये बढ़ती है उसी तरह से धीरे धीरे इसको कम किया जाता है और पायरिया को दूर किया जा सकता है। जी, ये तो हो गई कि कोई बीमारी है तो आपने सजेस्ट किया, लेकिन क्या नॉर्मली माउथ वॉश का यूज़ करना चाहिए? जी हाँ, दांतों की सफाई के लिए एक डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है जिसको डेंटिफ्राइसिस कहा जाता है, जो कि हम कॉमनली ब्रश के द्वारा पेस्ट के रूप में करते हैं। जी। पेस्ट में आपने देखा होगा, जब भी आप ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाते हैं और उसको दांतों के ऊपर रगड़ते हैं तो झाग उत्पन्न होता है। वो जो झाग है वो ही मैल को अट्रैक्ट करता है और धीरे धीरे हमारे दांतों को साफ करता है। इस झाग के साथ साथ इतना पानी से हम कुल्ला करते हैं ताकि उसके बीच में जो उसने झाग के द्वारा मैल को अलग किया है उसको दूर किया जा सके या हटाया जा सके। पर कुछ मात्रा में फिर भी मैल वहाँ चिपका रह जाता है, जिसको हम माउथ वॉश के द्वारा दूर करते हैं। और माउथ वॉश एक लिक्विड रहता है जो जगह हर कोने कोने तक लिक्विड पहुंच जाता है। इसलिए माउथ वॉश के यूज़ होने से टोटल हम ये कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं ना 99% तक हम क्लीनिंग कर चुके होते हैं दांतों की, वो हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ब्रशिंग के बाद माउथ वॉश करना बहुत ही अच्छा उपाय है। रात में जो लोग ब्रश नहीं कर पाते, माउथ वॉश उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अगर रात में भी माउथ वॉश करके सोया जाए तो सुबह उठ के आपको फ्रेशनेस लगती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है दांतों से, मुंह से, और उसको कम करने के लिए माउथ वॉश अगर यूज़ हो तो बहुत अच्छा रहता है। जी, तो अब हम बात करेंगे टेढ़े मेढ़े दांतों की। तो टेढ़े मेढ़े दांतों को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहले के ज़माने में हमारे घरों में कंबाइंड फैमिलीज थी, बच्चे खेलते थे, अपने आप ब्रश करना सीख जाते थे, अपने आप कुल्ला करना सीख रहे हैं, नहाना सीख जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे बच्चों में इतना ज़्यादा नहीं साथ मिल पाता है जिसके कारण ये चीज़ें सीखी जाएं। तो हमारे पेरेंट्स एक्टिव हो गए हैं। आज आपने देखा होगा छोटी छोटी यूनिक फैमिलीज हैं, मदर का बहुत कॉन्सेंट्रेट रहता है कि मेरे बच्चे में ये सफाई हो जाए, मेरे बच्चे में ये कमी हो जाए। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आज टेढ़े मेढ़े दांतों पे बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए अपने बच्चे के प्रति। वो थोड़ा सा भी देखते हैं कि मेरे बच्चे के दांत हिल रहे हैं, अरे डॉक्टर से मिलने चलना है मुझे, ये दांत क्यों हिल रहा है, अरे ये दांत टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है, इसको देखने के लिए। कई बार बचपन में दूध के दांत जो बदलते हैं, 7 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक दूध के दांत जो संख्या में 20 होते हैं, 20 दांत धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं, गिर जाते हैं और उसकी जगह पे नए दांत आते हैं। कई बार नए दांत आने में, परमानेंट टीथ आने में थोड़ा सा जल्दी आते हैं और दूध के दांत नहीं गिर पाते, तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है अपनी जगह। मान लीजिए एक दांत इस जगह है, इस जगह पे दूसरे दांत को आना था, लेकिन अगर ये दांत नहीं गिरा तो उसके बाजू से वो शिफ्ट होके आ जाता है। तो आज उसकी पोजीशन चेंज हो गई। जी। अगर वो पोजीशन चेंज हो गई तो उसको सुधारने के लिए हम वायरिंग का उपयोग करते हैं, जिसको ब्रिसल्स कहा जाता है। आज ऑर्थोडोंशिया के रूप में एक ब्रांच डेवलप हुई है जो इसको कॉस्मेटिकली अरेंज करते हैं ताकि सामने के देखने वाले दांत बड़े ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगने लगे। जी, तो ये ब्रिसल्स क्या टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं, क्या प्रोसेस? मैडम, ये एक्चुअली स्लो प्रोसीजर है और 1.5 से 2 साल का ट्रीटमेंट ये इसमें प्लान होता है। और मंथली पेशेंट्स को डॉक्टर के पास एक बार विजिट करने आना पड़ता है उन ब्रेसेस को टाइट करने के लिए या रीपोजिशन करने के लिए, ताकि इफ़ेक्टिव टीथ को हम उस जगह से शिफ्ट कर सकें, ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकें, उसको पोजीशन पे ला सकें और उनको क्रम से अरेंज किया जा सके। जी, अक्सर देखा है कि जो हीरोइंस रहती हैं उनके दांत बड़े सुंदर एक से दिखते हैं, तो हमारे तो नॉर्मल ऐसे दांत नहीं होते, तो क्या वजह है, क्या यूज करते हैं वो? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारी फिल्म सिटी में बहुत चीज़ें ऐसी आई हैं जिसको अट्रैक्शन के रूप में लिया जाता है और आज हम उसको नॉर्मल ज़िंदगी में भी लाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। उसके लिए कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एक नई ब्रांच है
जिसमें हम दांतों के ऊपर एक लेमिनेट्स की लेयर लगाते हैं ताकि उनको क्रमवार अट्रैक्टिव सुंदर बनाते हुए उनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि बिल्कुल एक क्रम पंक्ति में ही दांत दिखने लगते हैं और उसकी फोटोग्राफिक इमेज बहुत अच्छी आती है। ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है, 2 साल से 3 साल तक इसका मेन इफेक्ट रहता है, फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते हैं, तो इसको 3 साल के बाद फिर से रीजनरेट किया जाता है, फिर से उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो लेमिनेट्स एक अच्छा उपाय है जिसके द्वारा हम अट्रैक्टिव बनते हैं। जी आज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के रूप में कुछ ज्वेलरी भी यूज़ हो रही हैं, जो आपने देखा होगा कई लोगों ने डायमंड्स लगाते जी हैं जी कॉर्नर वाले टूथ जी में, एक बहुत ही सुंदरता का प्रतीक होता है। जैसे नाक में अपन नेल्स वगैरह लगाते हैं जी या अपने नाखूनों में नेल्स की शुरुआत करते हैं, उसी तरह से डेंटिस्ट्री में भी ज्वेलरी का उपयोग हो रहा है अट्रैक्टिव दिखने के लिए, कॉस्मेटिकली इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो इसका कोई साइड इफेक्ट? नहीं, साइड इफेक्ट यही है कि ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है जो कुछ समय के लिए लोग, जैसे नहीं आज है मैंने ये वाली ड्रेस पहनी तो अच्छा जी लग रहा हूँ, कल दूसरी ड्रेस चाहिए, तो इस रूप में उसको चेंज भी किया जा सकता तो है, अगर वो तो ये टेम्परेरी है। मान लीजिए अंदर चला जाए वो? नहीं, ये चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे ओरली जो भी दवाइयाँ या जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो इतने इस रूप में किया जाता है कि अगर वो इत्तेफाक से अंदर जाते हैं तो वो बॉडी को इफ़ेक्ट ना करें। कुछ ऐसे फिलिंग मटेरियल पहले यूज़ होते थे, जैसे चांदी का उपयोग होता था, सिल्वर फिलिंग आपने बहुत अट्रैक्ट सुना होगा। जी जी हालांकि वो बहुत ही मजबूत फिलिंग होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया क्योंकि चांदी एक मेटल है और इनके दांत के फिलिंग के रूप में से अगर वो निकल जाए और अगर वो बॉडी के अंदर चली जाए तो आंतों को काटती हुई अंदर तक जाती थी, क्योंकि हार्ड होती है और शार्प होती थी और वो नॉर्मल हमारे एसिड से डिज़ोल्व भी नहीं होती थी। आज जो हम फिलिंग यूज़ कर रहे हैं वो अगर बॉडी के अंदर जाती है तो वो हमारे स्टमक में जो एसिड जनरेट होता है उससे डिज़ोल्व हो जाती है और उसका यूज़ मतलब उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि पेंडेमिक के टाइम डेंटिस्ट पर क्या इफेक्ट हुआ? किसका? पेंडेमिक के टाइम, कोरोना के टाइम पे डेंटिस्ट पर क्या एक इफेक्ट? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है जो मैं आपको दर्शकों को पहले भी बताना चाहता था। कोरोना के टाइम में मैंने बहुत वर्क किया और लगभग 72 हॉस्पिटल्स मेरे अंडर में थे, मैं एज ए नोडल मैंने वर्क किया। कई बीमारियां ऐसी देखी जो कोरोना के टाइम में डेंटिस्ट्री को इफ़ेक्ट किया, जैसे आपने ब्लैक फंगस के बारे जी में सुना बिल्कुल होगा बिल्कुल। और ये बहुत ही खतरनाक हुआ था। कोरोना का मेन इफेक्ट हुआ था सांसों से, हमारे नाक से जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उसी से कोरोना वायरस अंदर गया था, उसने पूरा नेक के आसपास पूरा इफेक्ट किया था। कोरोना के कारण वो हमारे यहाँ पे साइनस होता है, फ्रंटल साइनस, जो कि अक्सर इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन, यहाँ तक कि आप थोड़ी सी सर्द हवा में भी जाएंगे तो यहाँ पे दर्द होना शुरू होता है या साइनस की बीमारी आ जाती है। तो सोचिए वो वायरस अंदर गया और इस जगह इफेक्ट किया उसने। हमने ऑक्सीजन दी तो यहीं से जा रही थी और उसका मेन इफेक्ट क्या हुआ, वायरस यहाँ बैठा है, उसको फुल प्रूफ शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही थी, उसने उतना डेवलपमेंट किया और वहाँ एक फंगस का निर्माण किया। वो एक काफ़ी डेड होने के बाद ब्लैक फंगस के रूप में हो गया। कभी भी फंगस शुरू होता है तो वाइट के रूप में होता है, लेकिन बाद में वो डेड होकर ब्लैक बन जाता है और वो पूरी तरह से उसने हमारे बोनी मटेरियल को या एक सॉफ्ट टिश्यू को बिल्कुल चूरा बना दिया, एक फंगस के जैसे आइस बॉल्स रहती हैं उस रूप में बना दिया उसको। धीरे धीरे वो पूरा इफेक्ट होता था। अब उसकी ग्रोथ या तो आँख की तरफ होती थी या नीचे की तरफ दांतों की तरफ होती थी। अगर वो नीचे की तरफ दांतों की तरफ होती थी तो उसने पूरा जबड़ा गायब कर देती थी, तो उस जगह का जबड़ा पूरा हमें निकालना पड़ता था सर्जरी के द्वारा और पूरे उस तरह जगह के दांत पूरे गायब करने पड़ते थे। अगर आँख की तरफ होता था वो इन्फेक्शन तो हमें आई बॉल को अलग करना पड़ता था, मतलब जहाँ जहाँ फंगस का इफेक्ट होता था उतना पोर्शन पूरा अलग कर दिया जाता था सर्जिकली। कुछ पेशेंट्स में ये सर्जरी बहुत सक्सेस हुई और उसके बाद उनको कॉस्मेटिकली काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा, खाने पीने में बड़ी समस्याएं गई। जैसे अगर हमने जबड़ा अलग कर दिया तो उसके पास डिसफिगरमेंट हो गया, साथ में खाने के लिए दांत भी नहीं बचे। आँख के ऊपर इफेक्ट किया तो उतनी पूरी आई बॉल निकालनी पड़ी तो आँख में दिखने वाली जगह पूरी गायब हो गई।
उसको कॉस्मेटिकली हमने थोड़ा बहुत चेंज किया कि अंदर एक एक्रेलिक की बॉल रख के उसको वहां से एलिवेट कर दिया ताकि देखने में थोड़ा सिमिलर हो। लेकिन उसकी एक्चुअल जो परफॉर्मेटिव थी वो खत्म हो चुकी। नीचे दांत नहीं है, ऊपर आंख नहीं है। दिखने में जरूर चेहरा सामने सामान बरालने लगेगा, लेकिन अंदर की तरफ से उसके पास कोई चीज नहीं मिली। तो इसको डेंचर के रूप में हमने लगाया था। जी। तो एक बहुत ही कड़वा सत्य है कि हमने कोरोना को ट्रीटमेंट के रूप में देखा तो सही, वैक्सीन भी डेवलप की, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो बहुत ही खतरनाक थे। आज तक हम सहते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शुरू से 98 से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। पहले जो गवर्नमेंट की सुविधाएं थी वाकई में बहुत कम थी। धीरे धीरे हमने अपने फंड से या गवर्नमेंट के फंड से कुछ सामान एकत्रित किया। आज विक्टोरिया हॉस्पिटल में काफ़ी फैसिलिटीज़ चालू हो चुकी हैं। इसके साथ मैंने जब डेवलपमेंट के रूप में मुझे सिविल हॉस्पिटल रांझी का इंचार्ज बनाया गया, वहाँ पे भी मैंने डेंटिस्ट्री को बहुत इम्प्रूव किया। आज डेंटिस्ट्री के रूप में हम वहाँ पे दांतों का निकाला जाना, फिलिंग होना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाना, फ्रैक्चर के दांतों जो जबड़े के फ्रैक्चर हो जाते हैं, एक्सीडेंटल इंजरी होती है, उसको ठीक करना, ये सब हम करते आ रहे हैं। आज जो मैं अपनी प्रॉपर क्लिनिक में काम कर रहा हूँ, लगभग वैसा ही हम ट्रीटमेंट वहाँ प्रोवाइड करने लगे हैं। कुछ जगहों पे हो सकता है कि सामानों की कमी के कारण या कोई मटेरियल की कमी के कारण पेशेंट्स को तकलीफ जाती हो, लेकिन काफ़ी कुछ गवर्नमेंट का साथ मिलता जा रहा है। हमारे अधिकारी उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं। आज डेंटिस्ट को एक मान मिल गया कि उसको उस ओहदे पे रखा गया कि ताकि वो मैनेज कर सके। आज जैसे मैं सिविल हॉस्पिटल रांझी में हूँ, मुझे डेंटिस्ट्री के बारे में पता है, तो मैंने उस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव कर दिया। पहले डेंटल सर्जन्स को एक किनारे दिया जाता था कि अरे डेंटिस्ट है, किनारे बैठे। उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं रहते थे, उनके पास कोई सर्विसेज नहीं रहती थी, उनके पास कोई फंड नहीं होता था, या कोई डेवलपमेंट करने के लिए कोई मदद नहीं मिलती थी। आज मेरे डिपार्टमेंट में एक अटेंडेंट रहता है, एक नर्स रहती है, एक वार्ड बॉय रहता है, तो हम उनसे वर्क भी ले सकते हैं और साथ में हम अपने डिपार्टमेंट की सफाई भी करा सकते हैं। तो आज डेवलपमेंट काफ़ी चेंज आया है। आज मरीजों को काफ़ी सुविधाएं मिलने लगी हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। जी। ये बताइए कि जेनेटिक्स में डेंट्रीज का क्या रोल है? जेनेटिक्स बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने काफ़ी स्टडी की है इस बारे में। डेंटिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो जो बीमारियां होती हैं वो जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं है। दांतों में कैविटी होना, दांतों में खाना फंसना, दांतों में पायरिया का शिकायत आ जाना, टेढ़े मेढ़े दांत होना, ये जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं है। लेकिन हमारे दांतों का शेप, जबड़े का शेप, सामने दिखने का अट्रैक्शन, मेरा चेहरा मेरे पिताजी से मिलता है क्योंकि मेरे दांतों की अरेंजमेंट अंदर से वैसी थी या मेरा अट्रैक्शन वैसे ही था, दिखने में वैसा चेहरा बन गया। अगर मेरा जबड़ा अंदर होता या जबड़ा तिरछा होता तो मेरे फादर से मेरा जबड़ा नहीं मिलता, तो मुझे देखने में अजीब लगता कि भाई ये इन्हीं का बच्चा है कि नहीं। लेकिन आज दूर से ही लोग कह देते कि ये डॉक्टर छत्तानी का बेटा है, क्योंकि चेहरा मिलता है। चेहरा तब मिलता है जब मेरा जबड़ा सेम होता। लेकिन दांत के अंदर कैविटी, मेरे पिताजी के दांत खराब थे या उनके में कैविटी थी तो क्या मेरे में भी होगी? नहीं। मैं जब सफाई पूरी अच्छी रखूंगा तो मेरे दांतों में कैविटी नहीं होगी। तो जनरल जो बीमारियां हैं वो जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, पर चेहरे की दिखावट या चेहरे में आने वाले दांतों की जबड़े के अरेंजमेंट वो जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ हो सकता है। जी बिल्कुल। ये बताइए कि घरेलू नुस्खे कितने कारगर हैं? बहुत अच्छी चीज़ है कि घरेलू नुस्खे आज भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। मेरी दादी कहती थी कि दांत में अगर कीड़ा लग जाए, दांत में अगर सड़न हो जाए, दांत में दर्द होने लगे तो लौंग का तेल डालो बेटा, ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल ये सही है। आज हम भी डेंटिस्ट के रूप में हम लौंग का तेल लगाते हैं ताकि उस समय दर्द कम हो जाए। पेशेंट मेरे पास दर्द के लिए आया तो मुझे वो यूज़ करना भी पड़ता है कई बार, लेकिन वो एक टेम्परेरी इफेक्ट है। दांत के अंदर जो सड़न होती है, दांत में जो पेन होता है, अगर लौंग का तेल लगाया जाए या एनेस्थीसिया लगाया जाए तो टेम्परेरी इफेक्ट होकर उतनी स्किन जल जाती है, तो वो दर्द कम कर देती है। लेकिन दांत में अगर गड्ढा हो गया, उसकी सफाई करके उसमें फिलिंग ना की जाए तो ये गलत होगा। आगे दांत को डैमेज होने से रोकने के लिए हमें डेंटिस्ट से मिलना पड़ेगा, और एक ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, करके ही उस दांत को सही किया जाता है। जी
मेरा अगला सवाल ये है कि दांतों का सड़ना क्या केवल मीठा खाने से होता है या इसके और भी रीजन है? देखिए, ये जनरल शिकायत है कि मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, जी, इसलिए उसके दांत खराब होते हैं। बिल्कुल। हकीकत तो ये है कि दांतों में कैविटी होने का मेन कारण है कि दांतों में कोई भी फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर वहाँ जमा रहेगा तो किसी न किसी रूप में वो कैविटी को जनरेट करेगा, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट का कण दो पार्ट में टूटता है। पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है एसिड। हमारी लार में घुल के ग्लूकोज तो अलग हो जाता है, लेकिन एसिड वहीं रह जाता है। आप एक काम कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, कोई भी एक वस्तु, यहाँ तक कि एक कंकड़ भी अगर आपने धो के साफ करके और मुंह के अंदर रखा तो थोड़ी देर बाद देखिएगा वो मीठा लगने लगता है, ओह, क्योंकि हमारे लार में एक टाइलिन एंजाइम होता है जो उसको ब्रेक करके वहां से कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में तोड़ देता है। एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है एसिड। मीठा लगने के कारण ग्लूकोज लार में घुल के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ एसिड रह जाता है, और एसिड इनेमल को, जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है, उसको घुला देता है और कैविटी का रूप जनरेट करता है। स्टार्टिंग से कैविटी की एक दिन में अगर शुरुआत हुई है तो उसको रूट कैनाल की हद तक पहुंचने में 3 साल लगते हैं, ऐसा बुक्स में लिखा है। मतलब एक कैविटी को जनरेट होके रूट कैनाल तक की डेप्थ तक पहुंचने में 3 साल लग रहे हैं। इसका मतलब हम 3 साल तक उसको इग्नोर कर रहे हैं, उस कैविटी को। बिल्कुल। उस 3 साल में भी अगर आप डेंटिस्ट से मिल लिए और उस जगह पे फिलिंग करा ली आपने तो वो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार रूट कैनाल की डेप्थ तक पहुंच गया, रूट की डेप्थ तक पहुंच गया, कैनाल्स की डेप्थ तक पहुंचा, तो बहुत तेज पेन होता है। वो पेन ही आखिर रूट कैनाल का कारण बनता है, और उसमें हम दांतों के अंदर की रूट्स की सफाई करते हैं, जी। फिलिंग करते हैं, बाद में उसमें कैपिंग करके देते हैं ओके। ताकि वो दांत उतना ही मजबूत बन जाए। जी। सेंसिटिविटी क्यों होती है, इससे कैसे बचें? मैडम, एक चीज़ बता दूं, मैं पहले आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे जी। कि दांत के ऊपर 3 लेयर होती हैं। जी। पहली लेयर इनेमल। इनेमल मतलब हार्डेस्ट मटेरियल। आज हमारी बॉडी का सबसे हार्ड मटेरियल होता है इनेमल। ओके। इनेमल की स्ट्रेंथ होती है 46,000 PSI। आपके मकान के ऊपर जो गैडर लगता है ना, जी। लोहे का रॉड जी। लगती है, जी। उसकी स्ट्रेंथ होती है 46,000 PSI, ओके। जिसके ऊपर आप इतनी मजबूती से दौड़ सकते हैं। उतनी मजबूती आपके सिर्फ एक दांत के अंदर जो मौजूद इनेमल में होती है, और वही इनेमल मैंने आपको बताया एसिड से घुल जाता है। उसको घुलने में, अगर वो घुल गया, इनेमल हट गया किसी कारण से, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति हो बिल्कुल, सुजान, बिल्कुल। रसरी जाती चिल पर होत निशान। जी। मतलब अगर एक सिंपल रस्सी भी बार बार अगर कहीं पर रगड़ती रहेगी तो उसके ऊपर की लेयर हटती जाएगी। तो हमारे एनेमल को भी एक एज के बाद धीरे धीरे घिस जाता है जी। और वो उस जगह से वो हट जाता है। तो अंदर का एक्सपोज डेंटिन कहलाता है, सेकंड लेयर होती है डेंटिन। वो जैसे ही एक्सपोज होती है तो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। उसके अंदर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं पल्प, दैट इज सॉफ्ट मटेरियल, जिसमें नर्व्स फाइबर्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ही अगर कैविटी उस जगह तक पहुंच जाए तब हमें रूट कैनाल करना पड़ता है, या उस दांत पे सड़न को सिद्ध करना पड़ता है कि ये हो चुका है, आपके में खराब हो चुका है। जी। तो फर्स्ट लेयर घुलते ही आपकी सेंसिटिविटी चालू होती है, सेकेंड लेयर घूमते ही आपको दर्द होना शुरू होता है, थर्ड लेयर जाते ही हमें दांत निकालना पड़ जाता है। ओके। तो जैसे भी आपने दांतों के घिसने की बात की, तो ये अपने आप भी होता है एज फैक्टर के कारण, या फिर कोई हार्ड चीज हमने च्यू कर ली इस वजह से? जैसे मैंने बताया, वैसे तो एज फैक्टर होता है, लेकिन कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो उसको घिसने में सहायक होते हैं, जैसे तम्बाकू, सुपारी। इनमें एक तरह का केमिकल होता है जो इनेमल जैसी चीज को भी घुला देता है। एक एसिड जनरेट होता है ताकि वो दांत धीरे धीरे घिसते जाते हैं। आपने देखा होगा गुटखा खाने वाले या तम्बाकू खाने वाले लोगों के दांत बिल्कुल घिस जाते हैं और अजीब टाइप का पीलापन दिखने लगता जी। है उनमें। जी। ऐसे ही सुपारी खाने वालों में भी एक एंजाइम निकलता है जिसके कारण वो घिसते जाते हैं। किसी भी सतह को अगर किसी हार्ड चीज से घिसा जाए तो अपने आप वो घिस जाएगी। तो इसी तरह से सुपारी जैसी चीज भी घिस देती है उस इनेमल को,
और वो दांत छोटे होने लगते हैं या घिसे हुए दिखते हैं, उनमें येलोइशनेस दिखती है जी और उनमें डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। जी। ये बताइए कि एक्सीडेंटली यदि किसी का दांत निकल जाता है तो हाँ क्या उसी दांत को फिर से लगाया जा सकता है जी। या फिर नया दांत उसकी जगह? देखिए, अगर एक्सीडेंट में किसी का आगे का दांत गिर गया और वो पूरा गिर गया हम्म। तो उसको वापस रिप्लेस किया जाता है, बशर्त है उसको एक मीडिया में या ऐसे साधन में लाया जाए ताकि 24 घंटे के अंदर अगर वो डेंटिस्ट के पास पहुंच जाता है, मीडिया में रख के, किसी एक लिक्विड में रख के। इसके लिक्विड के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे अच्छा मीडिया होता है लार। ओके। अगर उसको धो के साफ किया जाए, रगड़ के नहीं, धो के रनिंग वाटर में वॉश किया जाए और उसको लार में ही रखा जाए तो सबसे अच्छा बेस्ट मीडिया होता है। जी। इसके अलावा कई तरह के होते हैं, जैसे सलाइन हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया। जी। दूध भी मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा, दूध भी अगर होगा तो उसमें भी वो मीडिया में प्रिजर्व रहता है। जी। अल्कोहल हो गया, थिनर हो गया या स्पिरिट हो गया, इस तरह की किसी भी मीडिया, लिक्विड मीडिया में उसको अगर रख लिया जाए और 24 घंटे के अंदर उसको अगर डेंटल सर्जन के पास पहुंचाया जाए उस पूरे दांत को, जी। तो उसको वापस रिप्लेस लगाया किया जा जा सकता है जी। और उस जगह की ब्लड वेसल्स को डेवलप किया जाता है, जी जी। उसी समय क्रिएट किया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है। हाँ, अगर वो दांत बीच से टूट जाए, आधा जड़ का पोर्शन अंदर रह जाए और आधा दांत टूट के गिर जाए, तो उसके लिए हमें उस आधे दांत का हम यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन जो दांत मुंह के अंदर लगा हुआ है उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसके बाद उसके ऊपर कैप लगा के उसको अट्रैक्टिव बना दिया जाता है, सेम वैसे ही बना दिया जाता है जैसे उसका पहले था। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि मार्केट में जो वाइटनिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स आजकल काफ़ी आ रहे हैं मार्केट में, तो जी, वो कितने सक्सेसफुल हैं? देखिए, एक समय तक वो सक्सेसफुल रहते हैं लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ करना ठीक नहीं है। हमारे नॉर्मल टूथपेस्ट में ही वाइटनिंग मटेरियल मिक्स होता है, डेंटिफ्राइसिस जिसको बोलते हैं या टूथपेस्ट बोलते हैं, जी। वो ही बहुत अच्छा मीडिया है। अदरवाइज़ मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वो वाइटनिंग मटेरियल का कोई यूज़ करें। डेंटिस्ट अगर जांच करने के बाद किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप कर सकते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा इससे दांत के घुलने की समस्या ज़्यादा देखी गई है। एक बार यूज़ करने के बाद, 2 बार यूज़ करने के बाद उनके दांतों में पीलापन हमेशा के लिए आ जाता है, इसलिए मैं मना कर देता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप चलते चलते दांतों के रखरखाव को लेकर हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों, मैं पहली चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, आप स्वयं भी दिन में 2 बार ब्रश करें, सुबह भी करें और रात में भी करें। जी। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को साथ में रख के करें ताकि बच्चे भी उस चीज़ को सीखें। आज हमने हर जगह पे देखा है कि बच्चे ज़रूर कर ले रहे हैं दिन में 2 बार ब्रश, पेरेंट्स नहीं पेरेंट्स करते। नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ये सोच है, बच्चों को तो सिखाइए सिखाइए, आप ज़रूर सीखिए। दिन में 2 बार ब्रश करना है, इसी के द्वारा ही आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। 2-3 तरह की बीमारियां मैंने जो आपको गिनाई, कैविटी होना या दांतों में पायरिया होना या टेढ़े मेढ़े दांतों का सुधार होना, ये 3 मेन मुद्दे हैं जिसमें डेंटिस्ट्री चलती है। आप अगर उस चीज़ से बचना चाहें तो दिन में 2 बार ब्रश करें, सफाई रखें, माउथ वॉश का ज़रूर इस्तेमाल करें। और छोटी सी भी समस्या अगर आपको महसूस होती है दांतों में, तो प्लीज़ डेंटल सर्जन को रिकमेंड कीजिए, एक बार ज़रूर मिलिए उनसे। एक बार डेंटल सर्जन से मिलने के बाद आपको आपकी बीमारी के बारे में कम से कम पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट भले ही आप स्टेप बाय स्टेप लीजिए, क्योंकि डेंटिस्ट्री एक बार में ख़त्म होने वाला ट्रीटमेंट नहीं है। 3 से 4 विजिट आपको डेंटल सर्जन के पास जाना ही पड़ता है, तो वो आप अपने टाइम लीजिए, पर शुरुआत में ज़रूर उनसे मिलके अपनी बीमारी के बारे में जानकारी ज़रूर लीजिए। बिल्कुल। सबसे सही है कि दिन में 2 बार ब्रश करें और माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, यानी बीमारी बढ़ने के पहले ही आप मिल लें, उसका ट्रीटमेंट अगर शुरू हो जाए तो जी, बढ़ेगी नहीं। जी। कोई भी बीमारी छोटे रूप में अगर हो तो जल्दी सुधार हो सकता है। बड़ी बीमारी के लिए बड़ा ट्रीटमेंट लगता है, बड़ा टाइम लगता है, बड़े पैसे खर्च होते हैं, जी इसका बिल्कुल। ध्यान रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और धन्यवाद हमारे रचना जी। सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद रचना जी। जी। तो थैंक यू। हम बात कर रहे थे डॉक्टर संजय छत्तानी जी से, जिन्होंने दांतों के ऊपर काफ़ी इंफॉर्मेटिव हमें जानकारी दी है। तो उम्मीद करते हैं आप इस जानकारी से ज़रूर लाभ उठाएंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।